Assalamu alaikum. In today's video we will be covering laryngeal tumors. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या होती है laryngeal tumors की. तो हमारे पास benign tumors होते हैं. आप दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं. एक उनको आप benign malignant में कर लें और एक आप primary and secondary tumors में कर लें. तो जो benign tumors होते हैं they are non-cancerous of course and they do not spread to other parts of the body. एंड जो malignant होते हैं ये कैंसरस होते हैं, ये मेटास्टाइज कर जाते होते हैं और स्प्रेड कर जाते होते हैं टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इफ़ दे आर नॉट ट्रीटेड. प्राइमरी कौन से होंगे? प्राइमरी ट्यूमर्स वो होंगे जो प्राइमरली हैं, जो लैरिंग्स में ही ओरिजिनेट कर रहे हैं. सेकेंडरी ट्यूमर्स कौन से होंगे? जो कहीं और पे थे एंड देन वो आपके मेटास्टाइज करके यहाँ पे आ गए हैं. पहले बिनाइन ट्यूमर्स देख लेते हैं. हमारे पास वोकल नोड्यूल्स होते हैं जिनको सिंगल नोड्यूल्स भी कहते हैं एंड वोकल पॉलिप्स होते हैं. अब जो वोकल नोड्यूल्स होते हैं ना, दे अपेयर सिमेट्रिकली ऑन द फ्री एज ऑफ द वोकल कॉर्ड. जैसे इस पिक्चर में हमें नज़र आ रहा है, ये बायलैटरल होंगे पहले तो और सिमेट्रिकली दोनों वोकल कॉर्ड्स में आएंगे एट द जंक्शन ऑफ इंटीरियर 1/3 एंड पोस्टीरियर 2/3. ठीक है. इनका साइज़ जो है इट कैन वेरी फ्रॉम द साइज़ ऑफ अ पिन हेड टू दैट ऑफ हाफ ऑफ अ बी. ठीक है. एंड जब ये आ जाते हैं तो इसकी वजह से क्योंकि सही से अप्रॉक्सीमेशन नहीं हो पाती है तो आवाज़ जो होती है पेशेंट की वो थोड़ी चेंज हो जाती होती है. और होता क्या, इसका कॉज क्या है? जैसे कुछ प्रोफेशंस होते हैं, जैसे टीचर्स वगैरह होते हैं, दे हैव टू स्पीक एट फॉर प्रोलॉन्ग टाइम्स इन अननेचुरल टोन्स. मतलब ऊंचा ऊंचा बोलना पड़ता है, शाउट करना पड़ता है. कोई भी ऐसे लोग जो होंगे या सिंगर्स होते हैं उन्हें हाई नोट्स के अंदर सिंग करना होता है तो उनके अंदर फिर वोकल नोड्यूल्स हो जाते होते हैं. सिम्टम्स इसके वही होर्सनेस होएगी, वॉइस फटीग होएगी, नेक में पेन होएगी. ट्रीटमेंट इसकी कंजर्वेटिव होती है, पेशेंट को वॉइस रेस्ट का बता देते होते हैं और स्पीच थेरेपी करते होते हैं. अगर ज़्यादा बड़े हों और वो रिजॉल्व ना हो रहे हों तो देन वी कैन गो फॉर सर्जरी. और फिर उसके बाद वोकल पॉलिप्स होते हैं. तो पॉलिप्स एज यू कैन सी ओवर हेयर इसके अंदर भी है हमारे पास. तो ये आपका यूनिलैटरल भी हो सकता है और बायलैटरल भी हो सकता है. यूजुअली यूनिलैटरली होते हैं और वही फ्री एज ऑफ द वोकल कॉर्ड पे आएंगे इंटीरियर 1/3 और पोस्टीरियर 2/3 के जंक्शन के ऊपर. फ्लूइड फिल्ड सैक्स होते हैं. वोकल अब्यूज़ या इंजरी की वजह से ये भी होते हैं. इसके अंदर एलर्जी और स्मोकिंग भी जो है रिस्क फैक्टर्स होते हैं. और सिम्टम्स वुड इंक्लूड होर्सनेस, डिस्निया, स्ट्राइडर. अगर बड़ा है और वो एयरवे को ब्लॉक कर रहा है तो इंटरमिटेंट चोकिंग होगी. कुछ हैं डिप्लोफोनिया, क्योंकि डिप्लोफोनिया क्या होएगा कि आपकी डबल वॉइस आएगी क्योंकि वाइब्रेटरी फ्रिक्वेंसीज दोनों वोकल कॉर्ड्स की डिफरेंट हो जाती हैं ऑफ द वन दैट इज़ अफेक्टेड इन द अदर वन. तो इसलिए दो किस्म की आवाज़ें आ रही होती हैं. डिप्लोफोनिया हो जाता होता है. ट्रीटमेंट इसकी सर्जिकल एक्सिजन है फॉलोड बाय स्पीच थेरेपी हमारे पास. फिर सी ए लैरिंग्स आ जाता है. तो सी ए लैरिंग्स में भी से कि आपका मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सी ए लैरिंग्स जो है हमारे पास स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होता है. 90 to 95% केसेस जो हैं लारिंजियल कैंसर के दैट इज़ स्क्वामस सेल कार्सिनोमा. और फिर जो बाकी हैं अदर टाइप्स दे इंक्लूड वर्रुकस, स्पिंडल सेल मैलिग्नेंट, सलाइवरी ग्लैंड, सार्कोमास जो होते हैं ये 5 to 10% होते हैं हमारे पास. रिस्क फैक्टर्स क्या हैं हमारे पास लारिंजियल ट्यूमर्स के? सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट जो रिस्क फैक्टर दैट इज़ स्मोकिंग. ठीक है. सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द रिस्क स्मोकर्स के अंदर. अल्कोहल अब्यूज़ आ जाती है साथ में. फिर एक्सपोजर टू कार्सिनोजेंस है, जैसे कि कोई प्रीवियस रेडिएशन थी या ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू मस्टर्ड गैस, एस्बेस्टोस. तो ये भी हैं. जेनेटिक फैक्टर्स आ जाते हैं साथ में. अगर फैमिली में पहले किसी को था, स्टडी हुई थी जापानीज़ एंड रशियन वर्कर्स में, तो उसमें देखा गया था कि फेमिलियर होती है प्रीडिस्पोजिशन लारिंजियल कार्सिनोमास के अंदर भी हमारे पास. देन TNM स्टेजिंग आ जाती होती है आपके लारिंजियल कैंसर की. इसके अंदर आप अब सबसे पहले तो इससे पहले आपको बताऊं कि 3 किस्म क्लासिफिकेशन जो होती है आपके लारिंजियल कार्सिनोमा की. तो दे आर सुप्राग्लॉटिक, दे आर ग्लॉटिक एंड दे आर सबग्लॉटिक. तो जो सुप्राग्लॉटिक होते हैं ये आपके ऑब्वियसली एपिग्लॉटिस के साथ बात हो रही है. तो एपिग्लॉटिस ये आपका ग्लॉटिस ये पड़ा हुआ है ये इस लेवल के ऊपर. तो सुप्राग्लॉटिक विल बी अबव द ग्लॉटिस. ठीक है. इस वाले एरिया के अंदर अबव द वोकल कॉर्ड्स इन द एपिग्लॉटिस और द एपिग्लॉटिक और एपिग्लॉटिक फोल्ड. अब ग्लॉटिक ट्यूमर्स कौन से होंगे? जो कि या तो ऑन या फिर नियर द वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होंगे.
इंक्लूडिंग द इंटीरियर कमिशर. और सब ग्लॉटिक वो होंगे जो कि प्रेजेंट होंगे बिलो द वोकल कॉर्ड इन द सब ग्लॉटिक स्पेस अप टिल द अपर बॉर्डर ऑफ द क्रीकॉइड कार्टिलेज. ठीक हो गया. तो ये आपकी क्लासिफिकेशन है. अब इनकी सबकी जो है ना TNM क्लासिफिकेशन, दैट इज़ आपका स्टेजिंग जो होती है आपके ट्यूमर्स की, वो डिफरेंट होती है. अब देखें सप्राग्लॉटिक की, ग्लॉटिक की, सब ग्लॉटिक की एंड हाइपोफेरेंजियल की 4 इन्होंने क्लासेस बता दी हैं और उसके हिसाब से सबके ना TNM क्लासिफिकेशन है. अब T1 जो है उसमें यही है कि एक सुप्राग्लॉटिक सबसाइड के ऊपर है, वोकल कॉर्ड मोबिलिटी नॉर्मल है. उसी तरह अब T1 जो ग्लॉटिक वाली का है उसमें भी यही है कि वोकल कॉर्ड की तक की नॉर्मल मोबिलिटी है. सेम फॉर द लो वंस. T2 में ये होता है कि वो म्यूकोजा में चली गई है इन मोर देन वन सुप्राग्लॉटिक रीजन. फिक्सेशन अभी भी नहीं हुई है लैरिंग्स की. फिर ट्यूमर जो है लैरिंग्स में ही है विद वोकल कॉर्ड फिक्सेशन T3 के अंदर. फिर T4A में वो रिसेक्टेबल है एंड T4B में अनरिसेक्टेबल हो गया. तो इस तरह से करके इसकी है. इसके ज़्यादा मैंने कभी सिनेरियोज़ नहीं देखे, लेकिन कभी कभार एक आधा आ जाता होता है. और अगर हो भी स्टेजिंग वाला कोई सिनेरियो तो वो यूजुअली वही वाला रिपीट होता है जो प्रीवियस पेपर में आया हुआ होता है. तो ये जस्ट फॉर एक नॉलेज है कि स्टेजिंग ऐसे होती है. देन सिम्टम्स क्या होते हैं ये भी अकॉर्डिंग टू द साइट होते हैं. सुप्राग्लॉटिक अगर होएगा लेरेंजियल